नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। बता दें आपको कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग को निर्देश दे दिए गए हैं और 14 दिन के भीतर ही अधिसूचना जारी करने की भी बात कह दी गई है। 5 साल में चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि इस फैसले के बाद भी सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन लगाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन यह मामला चूंकि सियासत से ज्यादा जुड़ता हुआ नजर आता है। बात ओबीसी आरक्षण की है। एक तरफ कांग्रेस इस मामले में लाभ लेने की कोशिश लगातार करती रही, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस लाभ लेने की बात कही है, क्योंकि चुनावी मुद्दा इसे बनाने के लिए दोनों ही दल पुरजोर कोशिश करते नजर आए। लेकिन अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि इसे लेकर सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। मित्रों, मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी अंतरिम आदेश आया है और इसलिए हम पंचायत का चुनाव हम चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ हमने ट्रिपल टेस्ट की मर्यादाओं का पालन करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, ये बात की थी। अब पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे और आग्रह करेंगे पंचायत के चुनाव जरूर हो, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने को लेकर यह फैसला सुनाया गया है। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। सर, जो कोर्ट का फैसला आया, कैसे देखते हैं? देखिए, आज न्यायालय का निर्णय आया है और निर्णय आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट रूप से मानना है, हमारी सरकार का, पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होना चाहिए। सर, आपने कहा रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी हो, तो आप रिव्यू पिटीशन में क्या मांग करें? देखिए, रिव्यू पिटीशन में हम लोग जो सारी रिपोर्ट है ओबीसी की, जो 600 पेज की रिपोर्ट है और भी जो भी ओबीसी की जानकारी होगी, वो पूरा सब हम लोग रिव्यू पिटीशन में रखेंगे और माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आबादी है वो कई जिलों में 69% है, कहीं 57% है। जो मतदाता हैं वो लगभग 48% हैं, कहीं ज़्यादा हैं। ये सारा फैक्ट 600 पेज की रिपोर्ट में हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में 24 घंटे के कॉल पे रखा था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिन पहले कहा कि आप कल 2 बजे तक रिपोर्ट प्रस्तुत करो। सरकार ने 2 बजे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। माननीय हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने 40 मिनट तक न्यायालय के समक्ष ओबीसी के सारे फैक्ट रखे और माननीय न्यायालय से कहा कि अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें 1 सप्ताह का समय दें, हम बाकी जो भी जानकारी न्यायालय चाहता वो देने को तैयार हैं, पर समय हमें नहीं मिल पाया और अब ये निर्णय आया है और इसलिए हम लोग रिव्यू पिटीशन करेंगे। सर, आपने कहा कि सरकार चाहती है कि ओबीसी को आरक्षण मिले और 600 पेज की रिपोर्ट भी पेश की गई जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने दी थी, लेकिन कहाँ चूक हो गई जो फैसला इस तरह से आया कि ओबीसी को बिना आरक्षण के चुनाव? मैं अब इसका निर्णय की समीक्षा हम लोग करेंगे और समीक्षा के आधार पर फिर रिव्यू पिटीशन करेंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा जिसके चलते ये फैसला आया है। कांग्रेस ने क्या किया था ओबीसी के लिए? हमने तो, हमारी सरकार ने ओबीसी के आधार पर चुनाव हो इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा। हमने आरक्षण करके भेजा,
हमने मतदाता सूची बनाकर भेजा, हमने वार्ड विभाजन करके भेजा, हमने नगरीय निकाय का वार्ड विभाजन करके भेजा, आरक्षण करके भेजा और राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथि भी निश्चित कर दी। पर उसके खिलाफ कांग्रेस पहले हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से कांग्रेस को रिलीफ नहीं मिला तो फिर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने महाराष्ट्र का उदाहरण देकर चुनाव पर स्टे कराया और इस कारण से उस समय स्टे हुआ और सरकार ने हमारी तरफ से ओबीसी आरक्षण के लिए चुनाव, ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, इसके लिए हम लोग अध्यादेश लेकर आए। अध्यादेश हम लेके आए, हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की 600 पेज की रिपोर्ट हमने न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस ने क्या किया ओबीसी के लिए? अरे कांग्रेस ने तो ओबीसी आरक्षण रुकवाने का पाप किया है और इसलिए ये जो परिस्थितियां बनी है, ये सारी परिस्थितियां कांग्रेस के कारण ही बनी। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि कोर्ट के फैसले की समीक्षा की जाएगी, रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी और कोशिश है कि मध्य प्रदेश में जो भी चुनाव हो उसमें ओबीसी को आरक्षण मिले। भोपाल से कैमरामैन रवि राजपूत के साथ आमिर खान, INA24 भोपाल। डिटेल्ड ऑर्डर अभी अपलोड भी नहीं हुआ है तो शाम तक होगा, लेकिन अभी जितना उसका परीक्षण किया है उसमें ऐसा एक प्रमुख विषय ऐसा है कि हमने TTT की मर्यादा का पालन करते हुए और आयोग आगे बढ़ा है और काफ़ी मेहनत किया। कुछ उसके स्टेप्स बचे हैं उसको पूरा होने में और वो भी विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पूरा होगा। डिलिमिटेशन जो वार्डों के परिसीमन की बात है तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो लास्ट इलेक्शन पर जो एग्जिस्ट कर रहा होगा 2019 में, उसके हिसाब से आगे बढ़ना। हमारे सामने एक विकल्प है कि हम कुछ बातों को, परिसीमन के विषय को और TTT की मर्यादा का हमने कैसे कैसे पालन किया है, उस सारे विषय पर विस्तृत रूप से आवेदन बना करके मॉडिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनः रखने का और हम अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। किसी ऑर्डर का रिव्यू तो है नहीं क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है, तो क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन, कुछ आदेश के और स्पष्टीकरण के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो मॉडिफाई करने का एक आग्रह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखें। सरकार में आप हैं, पिछले 20 साल से सत्ता आपकी है, हमको सिर्फ 15 महीने काम करने के मिले। अब चुनाव होने हैं तो चुनाव तो आपको कराने हैं, सत्ता आपकी है, आरक्षण देने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप तय करिए इसको। वो तो आरोप लगाएंगे ही क्योंकि उनके पास कोई तथ्य तो है नहीं। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं कि 48% आया कहां से, ये आंकड़े कहां से लाए आप लोग, कौन सी एजेंसी से आपने तय किए हैं? जब हम 56% आबादी आरक्षण की मध्य प्रदेश में और आपके 48%। हम तो देखिए, हम चाहते हैं कि पहले आरक्षण की बात होगी, उसके बाद चुनाव की बात। अब हम हमारे विधि सलाहकारों से इस पर चर्चा करेंगे और कांग्रेस पार्टी का इस पर एक्शन क्या होगा आपको बताएंगे। मोहन भागवत जी का एजेंडा मध्य प्रदेश में हम लागू नहीं होने देंगे, ये समझ लीजिए आप। ये तो एक बहुत गंभीर विषय है। मध्य प्रदेश को सोचना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार की लीडरशिप चाहिए। ऐसी लीडरशिप चाहिए जो ना कानून समझती है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को समझती है, ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को समझती है और बार बार बताने के बाद ही नहीं समझने को तैयार हो। ये बहुत अफसोस की बात है। रिव्यू के पैरामीटर्स ये होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई मिस्टेक की है, अगर कोई गलती की है तो वो उसको करेक्ट करते हैं। आपने कोई इतनी बड़ी त्रुटि की है, भूल की है कि आप कोई प्रावधान को भूल गए हो जी, तो हमको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को प्रावधान भूली तो अपनी मध्य प्रदेश की सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे और संविधान में कुछ लिखा था। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएंगे, सब फैसला आ चुका है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त BP सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब किस तरह से तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग की? हमारी पूरी तैयारी है, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सर, पहली बार ऐसा होगा कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होने जा रहे हैं। आपने पहले भी तैयारी की थी, लेकिन अब बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे, तो क्या कुछ बदलाव इसमें देखने को मिलेगा? कोई बदलाव नहीं है, केवल वो सीटें अनरिजर्व्ड हो जाएंगी और कोई भी वहाँ फॉर्म भर सकेगा। सर, कोर्ट ने भी कह दिया कि 2 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग जो है वो
अब अधिसूचना जारी कर दे तो मान लें कि अब जल्दी चुनाव का ऐलान हो सकता है? बिल्कुल 2 हफ्ते के अंदर हम अधिसूचना जारी कर देंगे। सर, सरकार के लिए रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, सरकार की रिव्यू पिटीशन किस तरह से देखते हैं? रिव्यू पिटीशन लगाना सरकार का अधिकार है। रिव्यू पिटीशन में अगर आदेश बदलता है तो हम बदले हुए आदेश का पालन करेंगे। सर, पिछली बार देखा था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था, लेकिन उसके बाद में फिर कोर्ट का आदेश आया, उसको चुनाव को रोकना पड़ा। अब उसके बाद में फिर आप चुनाव की तारीखों का ऐलान की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बीपी सिंह जी, जिनका यही कहना है कि कोर्ट का जो आदेश है उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। 2 हफ्ते से पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। भोपाल से कैमरामैन रवि राजपूत के साथ आमिर खान, IND24 भोपाल। तो फैसला आ चुका है, लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस अपना अलग यहां पर पक्ष रखती हुई नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले का जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी को ठहराया जा रहा है, और ये पूरा मामला जो है आरक्षण के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। और साथ ही साथ इसके सियासी फायदे लेने के लिए जो सियासी दल मशक्कत कर रहे हैं वो भी साफ साफ दिखाई दे रही है। हमारे साथ सैयद जाफर जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फैसला आने के बाद अब रिव्यू पिटीशन की जो बात आ रही है कांग्रेस की तरफ से उसे ठीक नहीं ठहराया जा रहा है। शंकर लाल जी, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस के पास कोई काम है नहीं। कांग्रेस सिर्फ लोगों को भ्रम में रखना, लोगों को ठगना, छल करना लोगों के साथ इतने जानती है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के मित्र, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश की भाजपा सरकार ने जिस दिन से वो आए हैं इस बार शासन में, उन्होंने 27% आरक्षण देने के लिए तमाम प्रयास किए। ये सारा गुड़ गोबर अगर किसी ने किया तो मिस्टर तनखा, जो कांग्रेस के सांसद हैं, बड़े अधिवक्ता हैं, जब चुनाव शुरू हो गया, पर्चे भर गए, चुनाव प्रचार शुरू करने लगे लोग, और उस बीच में वो हाईकोर्ट चले गए। अब दुनिया भर में छाती पीटते फिर रहे कांग्रेस के मित्र की बीजेपी ऐसी, बीजेपी वैसी। बीजेपी वचनबद्ध है आरक्षण देने के लिए। उसी का कारण है कि हाई कोर्ट में जब कांग्रेस को न्याय नहीं मिला उसके मन का, उसका न्याय था कि चुनाव स्थगित हो जाए। नहीं, लेकिन शंकर लाल जी, कांग्रेस के मन के हिसाब से तो कोर्ट नहीं चल रही होगी, कोर्ट तो तथ्यों के आधार पर चल रही होगी। ये कहा जा रहा है कि तथ्य रखने में आपकी तरफ से देरी हुई, या जो फैक्ट्स रखे गए वो संतुष्ट नहीं कर सके। नहीं, पक्ष रखने में न देरी हुई, ये माना जा सकता है कि हम संतुष्ट करने की बात जो है, मैं आपकी ये बात को मान सकता हूँ, संतुष्ट करने में हम पूर्णतः सफल नहीं रहे। पर कोई जिस ढंग से विवेक के आधार पर जजेस को अधिकार है फैसला करने का, और सुप्रीम है वो, उनकी बात सबको सिर के बल माननी है, दिल से माननी है। और इस नाते जो उनका फैसला आया है, मैं उस संबंध में मुख्यमंत्री जी के बयान को ही दोहराऊंगा कि उन्होंने कहा है कि हम पुनः सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाएंगे, पुनः निवेदन करेंगे, और उनको जो भी और भी फैक्ट्स हैं या जो भी बातें हम पुनर्विचार के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और ये उम्मीद करेंगे कि नहीं, अभी दरवाजे इस तरह बंद नहीं हुए हैं, और पिछड़ों को आरक्षण मिलने की जो बात है उसमें कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। चलिए, लेकिन चुनाव कराए जाएं ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। हमारे साथ सैयद जाफर भी हैं। सैयद जाफर, आप क्या कहेंगे इस पर? चलिए, हमारे साथ सुरेश शर्मा भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश जी, लंबे वक्त से ये मामला चला आ रहा है, लेकिन आज जब फैसला आया तो ये साफ कर दिया गया कि चुनाव कराए जाएं। हालांकि अब भी सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन की बात कही जा रही है। रिव्यू पिटीशन की बात करना राजनीतिक स्टेटमेंट, और इस सारे मामले में जो पेचीदगियां हैं वो आरक्षण के विषय को उभारने का काम जी होना ये चाहिए था कि जो चुनाव प्रक्रियाएं चल रही थी पहले ही उनको चलते देना चाहिए और समय पर चुनाव करा लेना चाहिए था। क्योंकि बहुत समय से हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से पैदा नहीं होता,
जनता के माध्यम से पैदा होता है। जनता के लोग जो है अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण करते हैं जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरक्षण के राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक पार्टियों ने ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, जो ग्राम सरकार कह सकते हैं, नगर सरकार कह सकते हैं, शहर सरकार है, ये सब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में थमा दी जी। आज जो है नगर निगमों में प्रशासक बैठे हुए हैं, पंचायतों के अंदर चुने हुए कुछ प्रतिनिधि हैं, कुछ जगह पर अधिकारियों का राज चल रहा है। तो ये जो व्यवस्था है ये लोकतंत्र के पूर्णतया खिलाफ है जी। और मैं जब इस बारे में खबर की दृष्टि से देखा जाएगा तो आपको क्या आवश्यकता थी 27% आरक्षण देने का मामला जो है वो उसका एक प्रस्ताव पारित करके सारे मामले को विवाद में डाला जाए। देश में प्रतिभाओं को संवारने के लिए सारे राजनीतिक नेताओं को ध्यान देने की जरूरत थी। ऐसे में कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण देने का एक राजनीतिक ड्रामा खेला और उस ड्रामे को शिवराज जी ने आगे बढ़ाया। प्रस्ताव उन्होंने पारित किया, दोनों ने मिलजुल करके क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब 27% आरक्षण वाले मामले को सुप्रीम हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था तब जो है इस मामले में एक संयुक्त प्रस्ताव पारित हुआ। हमारे जो है कांग्रेस के मित्र जो अभी अपनी आवाज नहीं सुन पा रही थी या अभी हमारे साथ शायद शामिल हो गए होंगे, ये खुद ही कोर्ट चले गए वहाँ, विवेक तनखा जी को लेकर के चले गए और स्थिति ये बना दी कि मध्य प्रदेश के लोकतंत्र पर धब्बा लगा दिया, लोकतंत्र के काम को रोक दिया राजनीतिक लाभ के लिए और जो समाज समुदाय हैं उनके प्रतिनिधित्व को वंचित कर दिया। जब पहले था जितना आरक्षण था उतना चलने देते, लेकिन आरक्षण बढ़ाया जाएगा, आरक्षण के नाम पर प्रतिभाओं को दबाया जाएगा, उनके अधिकारों का शोषण किया जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूँ नाज़नीन जी, आपके चैनल पर मैं 2-3 बार ये बात बोल चुका हूँ, आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि आरक्षण नाम की जो ये व्यवस्था है ये केवल राजनेताओं के स्वार्थों की सिद्धि के अलावा कोई लाभ का सौदा नहीं है, क्योंकि ना तो जिन समाजों को आरक्षण मिल रहा है उसकी क्रीमी लेयर के कारण बाकी के लोगों को लाभ मिल पा रहा होगा। जो एक बार विधायक बन जाता है आरक्षण की सीट के ऊपर जाकर के उसका परिवार संपन्न हो जाता, बाकी के समाज के साथ वो हे दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार से जब केवल संविधान में व्यवस्था दलित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था थी। चलिए यानी कहा जा सकता है कि वर्ग विशेष को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन राजनीतिक हित जो है वो जरूर सधता हुआ नजर आया है, इससे साधने की कोशिश की जा रही है और इसमें ना कांग्रेस पीछे दिख रही है ना बीजेपी पीछे दिख रही है। सैयद जाफर मेरे साथ हैं, आपने दोनों को सुना है। सीधा सवाल ये है कि 27% आरक्षण की बात आपकी तरफ से कही गई, अब इसे बीजेपी सरकार की तरफ से 35% की बात कही जा रही है, लेकिन अब ये कह दिया गया कि बिना आरक्षण के ही चुनाव होंगे। अब ये जो लेट लतीफी हुई है, इसका जो खामियाजा उठाया है लोगों ने, उसे कैसे देखते हैं? जाफर साहब, आवाज मिल रही है आपको? शंकर लाल जी, ये बात सही है कि राजनीतिक हित के लिए एक आरक्षण की जो बात चल पड़ी है उसे छोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए आरक्षण का सहारा कब तक लेंगी सरकारें? क्यों नहीं इतना डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और आरक्षण जैसी किसी जरूरत की बात ही ना हो? देखिए, मेरा कहना है कि यहीं पे सोच का अंतर है। आरक्षण के पीछे सीधा भाव ये है कि जब उनकी जनसंख्या है, उनकी आबादी है, उनके अंदर पिछड़ापन है, उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति की दृष्टि से और उनको आरक्षण देने की बात हो रही है। अब इसको राजनीतिक रूप से भुनाने का काम कमलनाथ जी ने किया। क्योंकि आप तो ठीक है, आप अपनी पार्टी की, आप अपनी सरकार की बात रख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक जन नेता होने के नाते अगर सवाल करूं, ये पिछड़ेपन के लिए हम किसको जिम्मेदार मानेंगे? सरकारें आती गई, बदलाव की बात करती रही, कई घोषणा पत्र लाती रही, लेकिन अब भी वर्ग विशेष अगर पिछड़ा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर, बहुत उचित बात आप कह रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि 60 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया और उसने 60 वर्ष में न दलितों की, न अनुसूचित जाति जनजाति की, न इनको वोट बैंक बना करके रखा, इनका शोषण किया और इनको लालीपॉप थमाते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार केंद्र की सरकार ने ओबीसी आयोग बनाया, जिसको संवैधानिक शक्तियां दी, जिसके माध्यम से आबादी के अंदर जो पिछड़ी जातियों में भी एक बवाल था
कुछ पिछड़ी जातियां तो लाभ पा रही थी, पर अन्य पिछड़ी जातियां जो थी, जो संख्या बल में कम थी, उनको लाभ नहीं मिल रहा था। पहली बार इस तरह के बिंदुओं को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य सरकार ने चिन्हित करके और इसका निदान ढूंढने का काम किया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का भी उत्तर अगर कांग्रेस के मित्र दे तो एक ही बात का दे दे कि जब आपने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में उन्होंने कानून पास किया आरक्षण का अध्यादेश, पहले वो लाए और जब वो अध्यादेश लाए तो उन्होंने कहा हम 27% देंगे। उस समय क्या उन्होंने संविधान, कानून और इस अध्यादेश को पारित करते समय हाई कोर्ट में क्या कठिनाई आएगी, इन सब बातों का विचार नहीं किया? अध्यादेश पास करके अखबार में, मीडिया में फोटो छपा ली और उसके बाद हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से, कमलनाथ जी की सरकार की तरफ से वकील भी खड़े नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जिस दिन से काम संभाली है उस दिन से इस आरक्षण के मामले में क्षण प्रति क्षण और सारे प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने अधिवक्ताओं को बुलाया, वरिष्ठ कानून विशेषज्ञों को बुलाया, लॉ डिपार्टमेंट को बैठाया और इसके अलावा आज भी उन्होंने पुनर्विचार याचिका की बात करी है। ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव नहीं हुआ। अरे भाई साहब, मुझे याद है, आपको याद नहीं होगा, और चुनौतीपूर्वक कह रहा हूँ, अगर गलत निकल जाए मेरी बात। प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामाचरण शुक्ला, अर्जुन सिंह वगैरह ने 10-10 साल चुनाव नहीं होने दिए, 15-15 साल इन नगरीय निकायों के मध्य प्रदेश के अंदर उठा करके तवारीख देख चलिए लीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात पर जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ सैयद जाफर हैं। जाफर साहब जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल शंकर लाल जी कह रहे हैं और साथ ही साथ अब जब ये साफ हो गया है कि चुनाव होंगे, बावजूद इसके सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन की बात सामने आई है। देखिए, मेरे सवाल का जवाब तो आप ही ने दे दिया। जब आपने शंकर जी से ये पूछा क्या सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की विचारधारा से चलती है, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो याचिकाकर्ता के हिसाब से चलती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट न भाजपा की सरकार के हिसाब से चलती है, न विपक्ष के हिसाब से चलता है। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलता है। और जो संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पंचायत और नगर निकाय के चुनाव 5 साल में होना चाहिए, अधिकतम 5.5 साल की उसकी सीमा निर्धारण है। फिर क्यों 3 साल लग गए? एक बात। दूसरी बात यह कि हम जो बात बार बार कह रहे हैं कि आप गैर संवैधानिक तरीके से चुनाव कराना चाहते हैं। जब आपने पंचायत चुनाव की घोषणा आज से 6 महीने पहले की, तब भी आपने संविधान का उल्लंघन किया और 2014 के आरक्षण से 2022 में चुनाव करा रहे थे, जिसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में हमको राहत मिली और आपको चुनाव कैंसिल करना पड़ा। आज जो ओबीसी आरक्षण की आप बात कर रहे हो, ओबीसी आरक्षण में 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश शासन को कह चुका है कि आपको एक ट्रिपल टेस्ट करना है। उस ट्रिपल टेस्ट में आपको ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियों का शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक आकलन करना है और उस आकलन की रिपोर्ट सरकार को जारी करना है। तो 6 महीने क्यों लग गए भाई आपको सुप्रीम कोर्ट में उस रिपोर्ट को पेश करने के लिए? जब सैयद जाफर और जया ठाकुर और सुरेश महाजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी कि चुनाव जल्द कराया जाए, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, जब आपको रातों रात याद आई कि हमको रिपोर्ट जमा करनी है और आपने फिर रिपोर्ट जमा भी की तो अधूरी जमा की, जिसमें आप खुद सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर रहे हो कि ये रिपोर्ट अधूरी है। तो अधूरी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आपको ओबीसी आरक्षण कैसे करने देगा? देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कभी सरकार को मना नहीं किया है। सरकार का सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देश की कोई भी सरकार जो ओबीसी आरक्षण देना चाहती है या ओबीसी आरक्षण दे रही है, उसे ट्रिपल टेस्ट कराना है। तो ट्रिपल टेस्ट कराने की आरक्षण मिले और 27% मिले, ये बात कांग्रेस की तरफ से आई थी, लेकिन अब बिना आरक्षण के ही चुनाव होंगे, जिस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, तो आपको लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि आप आरक्षण के पक्षधर थे, लेकिन अब फिलहाल आरक्षण नहीं मिल पाएगा? एक बात फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो शंकर जी कंफ्यूज हो रहे थे और आपको कंफ्यूज कर रहे थे। कमलनाथ जी की सरकार ने 14% से बढ़ाकर 27% जो आरक्षण किया है वो नौकरियों में किया है, वो शिक्षण संस्थाओं में किया है। और ये जो चुनाव का आरक्षण है, इसमें ऑलरेडी 27% आरक्षण 1993 के राजीव गांधी के पंचायत एक्ट के अंतर्गत दिग्विजय सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश में देखे रखी है। तो जो अभी तक मध्य प्रदेश में 5 चुनाव हुए हैं, उन 5 चुनावों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलता था।
ये तो 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि अब जो भी ओबीसी आरक्षण होंगे उसके पहले हमको ट्रिपल टेस्ट करा के सरकार से लेना है और उन जातियों का आकलन करना है जो जाति पिछड़ी हैं या शोषित हैं। तो ये तो सरकार का फेल्यूर है। एक छोटी और सी देखिए प्रतिक्रिया के लिए मैं सुरेश जी का रुख करना चाहूंगी क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए संक्षेप में चाहूंगी सुरेश जी, क्योंकि जाफर साहब भी कह रहे हैं कि ये उलझा हुआ सा मामला है और इतनी उलझनों में इतना वक्त निकल गया, चुनाव जो है वो भी रुके हुए रहे, लेकिन अब जब ये रास्ता साफ हुआ है, क्या लगता है आपको इस पर भी सियासत आगे और दिखेगी? इसीलिए सब जितने भी बयान आ रहे हैं सब सियासत के ही है जी। आगे क्या सियासत दिखने वाली है? यही सियासत है, आज ही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उस आधार पर चुनाव होना चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी आरक्षण दिए जाने की, 27% देना, 14% देना, 17% देना, जो आपको बाद में तय करना है आप देते रहिए, अभी आप इसका पालन करिए। परंतु केवल समाजों में विद्वेष पैदा हो किस प्रकार से कि आपने आरक्षण दिया, हम देना चाहते थे, ये नहीं देना चाहते, उनने रोक दिया, तो जाफर साहब कोर्ट में चले गए, शिवराज जी नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट में वकील खड़े नहीं कर रहे, तो कोर्ट में चपरासी जाके खड़ा होता है, वकील खड़ा नहीं होता तो कोर्ट में वकील ही खड़े होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि राजनेताओं ने अपने अपने स्वार्थों के लिहाज से आरक्षण को उलझा के रख रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरक्षण पर मामला उलझा हुआ था, उसे उलझा कर रखा गया या फिर सियासी फायदे के लिए, दोनों दलों ने अपनी अपनी जोर आजमाइश की, लेकिन फिलहाल जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो साफ हो गया है कि बिना आरक्षण के ही चुनाव होंगे। लेकिन देखना होगा कि इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप सियासी दल एक दूसरे पर और कितना लगाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।